और हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन के साथ सॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें पढ़ना हम लोग को है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें इसका कहना ही है, मतलब इस थ्योरम में है ही कि मतलब कि कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा यूनिक होगा अगर हम उसका जो है ऑर्डर पर अगर ध्यान नहीं दे, क्रम पर अगर ध्यान नहीं दे। अब कहिएगा कि कोई बात समझ में नहीं आया कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, फिर ऑर्डर, फिर मतलब कि ये सब कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको जो है समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग कुछ और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले एक नया पॉइंट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या का। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसे हम पढ़ा चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन अभी जान लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो उसे कहेंगे, देखिए, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या। कैसी? ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, जो एक या स्वयं को छोड़कर एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। आप अभी भी नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, उदाहरण लेते हैं। तो अब देखिए हम लेते हैं क्या, 3 लेते हैं, 3 ले लेंगे, 4 लेते हैं। तो ये जो है एक 4 जो है एक से भी विभाज्य। आप देखिए 4 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा ना। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, तो 2 से भी विभाज्य हो गया, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हम 6 ले तो 6 को भी देखिए 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से भी, उसके बाद 6 से भी। तो एक और स्वयं को छोड़कर बाद बाकी 2 और संख्या से हो गया, तो इसका मतलब 6 भी है, 10 है, 8 है, 12 है, 9 है, इत्यादि, ठीक है। अब जो होगा, अब नया टॉपिक पर जो बात करेंगे वो होगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए 2 या तो 1 से विभाज्य होगा या स्वयं खुद 2 से विभाज्य होगा। 3 क्या है, या तो 1 से विभाज्य होगा या 3 से विभाज्य होगा, बाद में किसी से नहीं। 5 या तो 1 से विभाज्य होगा या 5 से और किसी से नहीं। 7 या तो 1 से विभाज्य होगा या 7 से और किसी से नहीं, इत्यादि। तो ये 2 संख्या था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक बात और कि अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, इसको भी समझना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब देखिए कोई एक संख्या लेते हैं, 54 लिए, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 में 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 27 होगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से लगेगा तो 9 होगा, फिर 3 से लगेगा, 3
अब इस 54 को हम क्या लिखें, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे तो लिख दिए बाहर। इसमें देखिए इसमें जो भी है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 है 3 है, क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 3 3 3 ये क्या है, फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ये सब गुणनखंड है किसका, तो इसका 54 का गुणनखंड है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड भी आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अगर आप इन 3 चीजों को समझ गए होंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड, तो आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। अब जो है बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। तो अब देखिए कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, कोई भी क्या होगा, भाज्य संख्या जो होगा, अगर उसमें हम या इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो वो यूनिक होगा। ठीक है ना, अगर हम उसके ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे तो। ठीक है, तो हम पॉइंट इसका लिख देते हैं। कोई भी भाज्य संख्या है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड यूनिक होगा। ठीक है, अगर इसके कर्म यानी कि ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे तो। ठीक है, यूनिक होगा अगर इसके ऑर्डर पर ध्यान नहीं दे तो। अब जैसे देखिए एक अभाज्य संख्या लेते हैं 54, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे तो 9 और 3 तिया 9। तो 54 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो क्या होगा कि अभाज्य गुणनखंड जो है हमेशा यही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दे। अब देखिए कोई विद्यार्थी क्या करेगा, कोई ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके कोचिंग में या क्लासरूम में अगर 20 विद्यार्थी है, अगर 20 को हम क्वेश्चन दे दें तो कोई 54 का ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेगा। पहले 3 से करेगा तो 18 होगा, फिर 2 से करेगा तो 9 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा। ठीक है, तो वो विद्यार्थी कैसे लिखेगा इस चीज को, वो ऐसे लिखेगा 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड यूनिक होगा अगर इसके क्रम पर हम ध्यान नहीं दे तो। इसके क्रम पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, यूनिक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और, अभाज्य गुणनखंड जो है अगर बढ़ते क्रम में हो तो अभाज्य गुणनखंड बढ़ते क्रम में हो तो, अगर बढ़ते क्रम में होगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, तो क्या होगा, सबका सेम होगा। अब इसको भी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। इस 54 को अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटा वाला 2, फिर 3 गुने 3, तो फिर ऐसा ही हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है एग्जाम्पल जो है 6 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि संख्याओं जो है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद HCF ज्ञात करेंगे, फिर LCM ज्ञात करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो 2 तिया 6, और 20 का 2 से तो 10 होगा, फिर 2 पंचे 10 होगा। तो आप 6 को 2 गुने 3 के रूप में लिखिए। ठीक है, और 20 को क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 5 ऐसे लिखिएगा। अब आपको जो है HCF बताना है। तो HCF जब बताइएगा किसका, 6 और 20 का,
तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर और नीचे देखिए। तो इन दोनों में कॉमन जो है ये दोनों दो है, ठीक है। तो ये दो जो हो गया HCF हो गया, ठीक है। बाद में कोई कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे वैसे ही। फिर एलसीएम पता करेंगे किसका, 6 और 20 का। एलसीएम पता करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि हाईएस्ट पावर वाला लेना पड़ता है। तो यहाँ 2 पावर 1 और 3 पावर 1 है, फिर यहाँ 2 पावर 2 है और 5 पावर 1 है। तो अब देखिए 2 पावर 1 और 2 पावर 2 दोनों है, तो दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, तो इसका है, तो 2 पावर 2 ले लिए। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या, सिंगल सिंगल है, तो दोनों को ले लेंगे। तो ये ले लिए और फिर ये ले लिए। 2 पावर 2 4 और 3 और 5, 4 दिया 12 5 7। तो एलसीएम जो हो गया 6 और 20 का जो हो गया कितना हुआ, कितना हुआ 60 हुआ। अब जो है इसी पर हम जो है कुछ बात लिखेंगे और उसके बाद जो है फॉर्मूला आएगा। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, अब दो धनात्मक पूर्णांक, एक को a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं, ठीक है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है, a b मान लिया, ठीक है, कोई नंबर नहीं माने हैं, तो a b जो माने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, HCF AB का और LCM AB का। ये दोनों जो है एक दूसरे के, कहाँ से आ, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर कोई दो नंबर था, 6 और 20 था, तो एक a और b है, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्रूफ करें, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर करते हैं प्रूफ करते हैं। तो a गुने b, ठीक है, तो a क्या है 6 है, और गुने b क्या है 20 है। अब देखिए HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB। तो HCF क्या फाइंड करे थे 2 और LCM क्या फाइंड करे थे तो 60। अब दोनों को गुना कर दीजिए दोनों साइड, तो 20 छक 120 और 60 दूना 120। ये प्रूफ हो गया, यहाँ से हो गया ना। तो यही प्रूफ था। अब ये जो है किसी दो ही नंबर के लिए होगा, 3 नंबर के लिए नहीं होगा, 3 नंबर के लिए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2-3 फॉर्मूला तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला जो होगा, अगर आपको LCM भी दिया है, HCF भी दिया है और कोई एक संख्या नहीं दिया है, A बराबर जो आप फाइंड करिएगा, तो HCF ऑफ AB और LCM बटा में क्या होगा B होगा, ठीक है। ऐसे फाइंड करिएगा। दूसरा क्या बनेगा, बस चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो नीचे में क्या आएगा A आएगा। अब कहीं पर LCM आपको दिखाना है, LCM दिखाना है। LCM दिखाने के लिए A गुने B बटा HCF FB, समझ रहे हैं। अब चौथा जो हो गया HCF, अगर आप फाइंड करते हैं AB का, तो A को B से मल्टीप्लाई करिएगा और नीचे में LCM AB का, ठीक है। तो ये जो है चारों फॉर्मूला बनता है। तो अभी जो है एक एग्जांपल है, उसमें आपको निकालना भी है, ठीक है। तो या तो HCF और LCM दिया है, कोई एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या दो संख्या दिया है और LCM दिया है तो HCF निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करेंगे, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे। अब जो है एग्जांपल नंबर 7 पे हम बात करेंगे। तो 7वां नंबर पे बात करते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करिए, ठीक है। फिर इनका LCM
भी ज्ञात करिए। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करना पड़ेगा। तो हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कितना होगा? 48 होगा। फिर 2 से 24 होगा और 2 से 12 होगा। ठीक है। फिर 2 से 6 और 2 तिया 6, यही ना होगा। और फिर 404 का हम करेंगे तो 2 से करेंगे तो 202 होगा और फिर 2 से करेंगे तो 101 होगा। तो हम 96 को क्या लिखेंगे? कितना 2 है? 1 2 3 4 5, 3 2 5। ठीक है। और 404 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 101। अब कह रहा है सबसे पहले कि इसका HCF ज्ञात करिए। तो HCF जो हम ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए 96 और 404 का HCF ज्ञात करेंगे। हम इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में 1 2 कॉमन और इसमें फिर 1 2 कॉमन। ठीक है। और कोई कॉमन है तो नहीं है, तो हो गया HCF जो है 4 हो गया। अब कह रहा है कि इसकी सहायता से जो है LCM भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? तो LCM। तो हम LCM जो है किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इस तरीके से। LCM किसका ज्ञात करना है? 96 और 404 का। 96 और 404 का LCM ज्ञात करना है। तो 96 गुने 404 अब बट्टा अभी जो है HCF जो आया 4 आया, यहाँ काट देंगे। 101 होगा। तो 96 को अगर 101 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 96 को अगर 101 से जब गुना करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है। इस तरीके से LCM आपको निकालना था। ठीक है। इसी तरीके से आपको LCM निकालना था। तो अब जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, उस पर भी हम बात कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा? 8 होगा। इस पे भी हम बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करिए। HCF भी ज्ञात करिए और LCM भी ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 6 का करना है तो 2 तिया 6। उसके बाद किसका? 72 का। तो 2 से करिएगा तो 36 होगा। फिर 2 से करिएगा 18 होगा। फिर 2 से करिएगा 9 होगा। फिर 3 तिया 9 होगा। फिर 120 का करना है। 2 से करिएगा तो 7 होगा। 2 से फिर करिएगा तो 30 होगा। 2 से करिएगा तो 15 होगा। फिर 3 से करिएगा तो 5 होगा। ऐसा हो गया। आप 6 को क्या लिखिएगा? 2 तिया 6 ऐसे। 72 को क्या लिखिएगा? इसमें 1 2 3 और 3 गुने 3, इतना ही तो है। फिर 120 को क्या लिखिएगा? 1 2 3 2 है तो फिर 3 गुने 5। अब सबसे पहले HCF ज्ञात करना है किसका? 6, 72 और 120। इसी का ना HCF ज्ञात करना है। इसी का ना HCF ज्ञात करना है। अब देखिए, अब तीनों में देखना कॉमन कौन कौन है। तो अब देखिए इसमें भी 2 1, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 1 2 कॉमन हो गया। और कोई कॉमन है? और कोई कॉमन है? तो आप देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है। तो 3 कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है? तो नहीं है। आंसर क्या हुआ? 6 हुआ। अब जो है LCM पता करना है। LCM जो है इस तरीके से नहीं पता होगा, क्योंकि ये 2 संख्याओं के लिए होता है। 3 संख्याओं के लिए ये अमान्य है, वैलिड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं के लिए है, तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा 2 पावर 1 और 3 पावर 1। अब यहाँ पर 2 पावर 3 होगा और 3 पावर 2 होगा। यहाँ पर भी 2 पावर 3 होगा, 3 पावर 1 और 5 पावर 1। 2 पावर 3, 3 पावर 1 और 5 पावर 1। अब देखिए 2 पावर किसका बड़ा है? 1 है, 2 3 है और 3 है। तो एक ले लेते हैं बड़ा वाला, 2 पावर 3 ले लिया। अब 3 पावर 1 है और 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 ही लेना है। ठीक है। और 5 वाला अकेले है तो उसको अकेले रहने दीजिए। तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। तो 8 5 40 और 4 9 36,
7 आंसर हो गया। तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन सब था। तो अब जो है आप नेक्स्ट क्लास में जो है आप सॉल्व करिएगा इस चीज को, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन को सॉल्व करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो फिर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है।